हाय। हम लोग पढ़ रहे थे नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आज की जो हमारी क्लास है ये होने वाली है बीएलएस और एसीएलएस के बारे में। ठीक है। टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग इसको वन बाय वन पोर्शंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बीएलएस और एसीएलएस है ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बीएलएस या एसीएलएस से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। सीपीआर का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता ही रहता है। ठीक है। तो हम लोग शुरू कर देते हैं कि बीएलएस क्या है और एसीएलएस क्या है। सबसे पहले देखो बीएलएस क्या होता है। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट है आपका, है ना। बेसिकली बीएलएस क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है। और एसीएलएस क्या है, एडवांस एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है। मेजर डिफरेंस की हम लोग बाद में बात करेंगे। बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि अगर किसी पर्सन को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कोई आदमी, तो बेसिकली उसको जीवन रक्षक प्रणाली की ज़रूरत है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या देते हैं, बीएलएस देते हैं। एक मेजर डिफरेंस होता है बीएलएस के अंदर और एसीएलएस के अंदर कि एसीएलएस हमेशा अस्पताल में दिया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। बीएलएस कहीं पर भी दिया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि भाई बीएलएस और एसीएलएस के अंदर कौन कौन से मेजर डिफरेंस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भैया बीएलएस को कौन लोग देते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट कौन आदमी दे सकता है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं ले पर्सन्स, है ना। ले पर्सन्स होते हैं किसी फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेंड लोग, है ना। और इसके अलावा फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स कौन होता है, पुलिस है, एनडीआरएफ है। ये लोग क्या हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं। तो ये लोग भी क्या प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं। लोगों को भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड किया जाता है ना। इसके अलावा नर्सेज और पैरामेडिक्स। नर्सेज और पैरामेडिक्स कैसे, तो बेटा जब आप हॉस्पिटल में है ना और कोई पर्सन कोलैप्स हो गया है, उस कंडीशन में भी आप लोग क्या इनिशिएट करते हैं, उसका बीएलएस इनिशिएट करते हैं अंटिल कोड ब्लू टीम अराइव्स। ठीक है। बेसिकली जो एसीएलएस है वो कौन देता है, वो कोड ब्लू टीम देती है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जितने भी स्टाफ हैं अगर वो सीपीआर दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बीएलएस ही कहते हैं, है ना। ठीक है। अब एसीएलएस की मैं बात करूं, एसीएलएस कौन देता है, तो देखिए भाई कोड ब्लू टीम में होता कौन कौन है। तो देखो नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, है ना। इसके अलावा इमरजेंसी और आईसीयू स्टाफ। इन लोगों को क्या है, ट्रेंड किया जाता है आपको एसीएलएस देने के लिए, है ना। अगर मैं बात करूं दोनों के ट्रेनिंग लेवल की कि भैया बीएलएस की ट्रेनिंग कैसी होती है और एसीएलएस की ट्रेनिंग कैसी होती है, तो देखो बीएलएस के अंदर बीएलएस की जो ट्रेनिंग है वो है एंट्री लेवल रेसुसिटेशन ट्रेनिंग।
ठीक है। और जबकि जो आपका ACLS है, ACLS के अंदर क्या होती है, एडवांस लेवल क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग होती है ना। देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि भैया BLS की ट्रेनिंग कैसी होती है और ACLS की ट्रेनिंग कैसी होती है। तो है ना, जो आपका BLS है उसके अंदर हम लोग ट्रेन करते हैं किसी पर्सन को एंट्री लेवल रेसिस्टेशन के लिए, है ना। इसके अलावा जो आपका ACLS है उसके अंदर एडवांस लेवल क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग ट्रेनिंग के लिए करते हैं। ठीक है। कैसे? जो BLS है, BLS के अंदर बेसिकली कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती है, और इसके अंदर जो डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल होता है वो भी AED होता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, लोग हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली जो लोग ACLS देते हैं उनको ECG इंटरप्रिटेशंस आते हैं, है ना। कि आपको जो लीड के अंदर जो वो आ रहा है, रिद्म आ रही है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और किस कंडीशन में शॉक देना है, किस कंडीशन में नहीं देना है, कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस वाले को तो आप नहीं सिखा सकते, है ना, NDRF वालों को तो नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए इन दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। और बेसिकली जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर नर्सेज भी BLS देती हैं, तो बेसिकली हर नर्स को भी आप लोग इन चीज़ों के लिए ट्रेन नहीं करते हैं। जो नर्सिंग कोर्स होता है उसके दौरान हम एक जो बेसिक CPR है वो सबको सिखाते हैं। ठीक है। पर्पज की अगर मैं बात करूं तो बेटा पर्पज होता है इमीडिएट सपोर्ट फॉर रेस्पिरेटरी और कार्डियक इमरजेंसी। किसका पर्पज? BLS का पर्पज, है ना। तो BLS में क्या है? रेस्पिरेटरी और कार्डियक इमरजेंसी, है ना। देखो, BLS का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपको प्रोवाइड कराना एक इमीडिएट सपोर्ट जब भी आप किसी कार्डियक इमरजेंसी से या फिर रेस्पिरेटरी इमरजेंसी से गुजर रहे हो। जबकि जो ALS है, ACLS जो है हमारा, उसका क्या है पर्पज? कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक सपोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक सपोर्ट और केयर। ठीक है। देखो, ACLS के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि भैया एक स्पेशलाइज्ड केयर देंगे। यानी कि हम लोग डिफिब्रिलेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसकी कार्डियक लाइफ को एनहांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। उसके बाद में अगर मैं प्राइमरी फोकस की बात करूं कि BLS का प्राइमरी फोकस कहाँ होता है और ACLS का प्राइमरी फोकस कहाँ होता है, तो बेटा BLS का जो प्राइमरी फोकस होता है वो बेसिक CPR और AED यूज पर होता है ना। इसके साथ साथ चोकिंग रिलीफ पर भी BLS का जो है वो प्राइमरी फोकस होता है। चोकिंग का मतलब जैसे बेसिकली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी चीज़ से, तो इन चीज़ों से रिलीफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, BLS का इस्तेमाल करते हैं, या फिर BLS इन चीज़ों के साथ में डील कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि जो आपका ACLS है उसका प्राइमरी फोकस कहाँ होता है, तो ACLS का प्राइमरी फोकस होता है कार्डियक रिदम इंटरप्रिटेशन, ड्रग यूज और एडवांस एयरवे के ऊपर, है ना। बेसिकली अगर हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर नीड के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी रिदम का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है हमारा फोकस किसके ऊपर है? ACLS के ऊपर, है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं प्राइमरी फोकस बेसिक CPR, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी।
जो BLS है उसके अंदर बेसिक CPR करेंगे, AED का यूज करेंगे और चोकिंग रिलीफ। है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि भैया प्राइमरी फोकस अपना जो है ACLS का प्राइमरी फोकस है वो किसके ऊपर रहेगा, रिदम इंटरप्रिटेशन, रिदम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ड्रग यूज एंड एडवांस एयरवे। क्लियर। एडवांस एयरवे के ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भैया जो BLS वाले जो लोग होते हैं जो BLS दे सकते हैं उनको कौन कौन सा स्किल सिखाए जाते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले CPR। अरे भाई CPR तो सिखाओगे ही, हमारा काम ही क्या है, CPR देना है, तो सबसे पहले तो CPR सिखाएंगे। CPR किसका, एडल्ट का, चाइल्ड का और इन्फेंट का, तीनों का CPR सिखाते है ना। उसके अलावा रेस्क्यू ब्रीदिंग कैसे देते हैं, ठीक है। बेसिकली CPR के दो मेजर कंपोनेंट है, कंप्रेशन देना है, ब्रीदिंग देनी है, कंप्रेशन देना है, ब्रीदिंग देनी है ना। उसके अलावा AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सिखाते हैं। इसके साथ साथ चोकिंग मैनेजमेंट सिखाते हैं कि अगर किसी के एयरवे में कुछ फंस गया है तो उस चीज के साथ आप डील कैसे करेंगे, ये भी हम लोग क्या है सिखाते हैं। देखो CPR इसका अडल्ट, चाइल्ड और ये आपका इन्फेंट, ठीक है। इसके अलावा रेस्क्यू ब्रीदिंग, उसके अलावा AED यूज और चोकिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो हो गया आपका BLS का। BLS में कौन कौन से स्किल आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ACLS की, ACLS के अंदर सबसे पहले रिदम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ECG रिदम का इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे। इसके अलावा अब दूसरी चीज क्या थी, हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे। दवाइयों का इस्तेमाल अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे IVIO लाइन तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज सिखाते थे IVIO लाइन इंसर्शन। अच्छा, IV और IO लाइन कब कब लेता है ये बताइए, कि हमें IV लाइन लेने की जरूरत कब है और IO लाइन लेने की जरूरत कब है। दोनों चीजों के अंदर कोई तो डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर इजीली एक्सेसिबल है तो हम लोग IV लाइन ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें 10 सेकंड से कम टाइम के अंदर जो है वो IV एक्सेस चाहिए तो हम IV एक्सेस ना लेकर के IO एक्सेस लेते हैं, इंट्रा ऑसियस जो एक्सेस है वो लेते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना कि अगर मुझे 10 सेकंड के अंदर लाइन लेनी है तो मैं IO लूंगा, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर। और अगर मुझे मेरे पास टाइम है तो मैं IV लाइन लूंगा, है ना। ये दोनों चीजों का अंतर हो गया है। क्यों ले रहे हैं, बेसिकली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अगला स्किल क्या सिखाया जाएगा आपको, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा और मैंने एक चीज बताई थी, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट।
एडवांस एयरवे मैनेजमेंट हो गया, और आपका टीम डायनामिक्स। देखो, जब भी आप बीएलएस दे रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अकेले रेस्क्यूअर होंगे। लेकिन जब आप एक एसीएलएस दे रहे हैं, तो रेस्क्यूअर्स की नंबर जो है, एसीएलएस टीम जो होती है उसके अंदर 6 लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टीम डायनेमिक्स क्यों जरूरी है? बेसिकली जब भी आप अकेले देंगे तो आपके पास ना इंस्ट्रक्शंस होंगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस देंगे किसको आप? भाई आप एट योर ओन है, तो इंस्ट्रक्शंस तो किसी को देने जरूरी है। जब इंस्ट्रक्शंस आप किसी को नहीं देंगे, तो उस टाइम पर क्या है आपका, भाई कोई इस तरीके की दिक्कत भी नहीं होगी कि कोई आदमी सुन नहीं रहा है। कोलैबोरेटिव होना चाहिए ना एक दूसरे को। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप एज ए टीम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के आपस में बननी भी ज़रूरी है, आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो होना भी ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखो बेसिकली आप जब किसी आदमी को रेसिस्टेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप ये लगा लीजिए कि आप अगले 5 मिनट में क्या करेंगे, ये उस आदमी की लाइफ बचा भी सकता है और उसको पहुंचा भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वहां पर ये आपके बीच में नहीं रहना चाहिए कि भैया ये वाला काम मेरा वो तेरा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो रोल है वो प्रीफिक्स्ड होता है एसीएलएस टीम के अंदर, कौन आदमी क्या काम करेगा। जैसे ही आप ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो आपको आपके रोल बताए जाते हैं और आपको असाइन कर दिया जाता है दिन भर के लिए। उसके बाद में जब भी कहीं से कोड अनाउंस होता है, ठीक है, कोड अनाउंस कैसे होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर अगर मैंने कहा कि जैसे कोड ब्लू इन रूम नंबर 302, ठीक है, 302 कमरे के अंदर कोड ब्लू है, ठीक है, तो उसके बाद में इतना सुनने के बाद में जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो अपने आप वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। जो कुछ भी कर रहे होंगे वो सब छोड़ करके वहां पर पहुंच जाएंगे ना। तो ये एक टीम वर्क है जो एसीएलएस है। जबकि जो हमारा बीएलएस है, वो तो बेचारा आदमी अकेला ही है, ठीक है। एक या दो रेस्क्यूअर्स होंगे तो वहां पर टीम वर्क की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो टीम डायनेमिक्स भी किसके अंदर सिखाया जाता है? आपको एसीएलएस के अंदर सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफेब्रिलेटर यूज की, कि दोनों के अंदर डिफेब्रिलेटर बेसिकली दो अलग अलग तरीके के डिफेब्रिलेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अंदर सॉरी, बीएलएस जो होता है उसके अंदर आपका एईडी इस्तेमाल होता है। एईडी क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफेब्रिलेटर, है ना। ये तो आपका क्या है, किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? बीएलएस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जबकि एसीएलएस के अंदर मैनुअल डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है। एयरवे मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, बीएलएस में एयरवे कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट। एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट विद बैग मास्क वेंटिलेशन, है ना। माउथ टू माउथ ब्रीथ जो देते थे, फिलहाल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन अगर आपका कोई नॉन पर्सन है, फैमिली मेंबर्स है, तो यू कैन गो विद इट, ठीक है। इसके अलावा जो देते हैं वो बैग मास्क वेंटिलेशन देते हैं, यानी एम्बू बैग से हम लोग ब्रीथ डिलीवर करते हैं, किसके अंदर? बीएलएस के अंदर। जबकि अगर मैं एयरवे मैनेजमेंट की बात करूं आपके एसीएलएस के अंदर, तो एसीएलएस के अंदर भैया हम लोग यूज करते हैं एटी और एलएल, लैरिंजियल मास्क एयरवे या फिर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, है ना। बेसिकली दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। किस सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ ना।
कि देखिए कोड ब्लू टीम आई। अब उस टाइम हमने क्या किया, पेशेंट को इंट्यूबेट करने की कोशिश की। इंट्यूबेशन जो है वो कंप्लीट प्रोसेस लेस देन 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रायर टू इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन करने से पहले हम लोग पेशेंट को 3 मिनट तक 100% ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में विद इन 30 सेकंड आपके पास मैक्सिमम टाइम है 30 सेकंड, जिसके अंदर आप इंट्यूबेट कर दोगे। अगर आप इंट्यूबेट नहीं कर पाए तो आप इंट्यूबेशन अबॉर्ट करोगे। उसके बाद में अगेन 3 मिनट के लिए आप लोग क्या करोगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करोगे पेशेंट को और फिर से इंट्यूबेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी बार में भी आपसे इंट्यूबेशन नहीं हुआ, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेरिंजियल मास्क एयरवे का, ठीक है। इसके लिए ये बेसिकली ब्लाइंड इंसर्शन डिवाइस होता है। इसके लिए हमको लेरिंग उसकी जो सॉरी लेरिंगोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। इसको सीधा इंसर्ट किया जाता है और इससे वेंटिलेटर या फिर एम्बूबैग कनेक्ट कर दिया जाता है ना। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया, आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर और लेरिंजियल मास्क एयरवे के अंदर, है ना। जबकि बीएलएस के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली जो रेस्क्यूअर है वो अपने एक हैंड से हेड को टिल्ट करेगा और दूसरे से चिन को लिफ्ट करेगा, इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एयरवे मैनेजमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। अगर मैं मेडिकेशन यूज की बात करूं कि भैया दोनों सिनेरियोज के अंदर कौन कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल होता है, बीएलएस के अंदर कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको यही मेजर डिफरेंस बताया था, बीएलएस के अंदर कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एसीएलएस के अंदर एपी इस्तेमाल होता है, एड्रेनलिन इस्तेमाल होता है ना। उसके अलावा एमाइडेरॉन और एट्रोपिन, ठीक है। ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एसीएलएस की क्लास में। अगर कोई अंडरलाइन कॉज है बेसिकली अरेस्ट का, तो उसके अंदर हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखो, इसके अलावा अगेन टीम लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, तो बीएलएस के अंदर टीम नहीं है। तो टीम नहीं है तो टीम लीडरशिप का भी कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो फोकस है वो पूरा आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्डर पर रहता है। ठीक है। जबकि जो आपका एसीएलएस है, एसीएलएस के अंदर मैंने आपको बताया था कितने लोगों की टीम होती है। एसीएलएस के अंदर हमारी टीम होती है टोटल मिलाकर के 6 लोगों की। तो 6 लोगों की टीम के अंदर हमको कम्युनिकेशन भी चाहिए, 6 लोगों की टीम के अंदर हमको लीडरशिप भी चाहिए, 6 लोगों की टीम के अंदर लोगों के डिफरेंट रोल भी चाहिए। तो इसके अंदर जो है रोल्स, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूं सिनेरियो एग्जांपल की कि किस सिनेरियो में एसीएलएस इस्तेमाल होता है और किस सिनेरियो के अंदर आपका बीएलएस इस्तेमाल होता है। तो देखो, कार्डियक अरेस्ट हो गया किसी आदमी को पब्लिक में, तो हम लोग बीएलएस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भाई पब्लिक में कोड ब्लू टीम तो बुला नहीं सकते। तो पब्लिक के अंदर क्या इस्तेमाल होगा आपका, सॉरी बीएलएस इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ होम इमरजेंसी, आप घर पे हैं और कोई ऐसी घटना हो गई, तब आप लोग बीएलएस दे सकते हैं ना। अगेन स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमेशा एसीएलएस कहाँ दिया जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर दिया जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट इन हॉस्पिटल, इसके साथ साथ आईसीयू और ईआर में कोड अनाउंस हुआ है। कोड अनाउंस हुआ है मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि कोड ब्लू अगर कहीं भी अनाउंस हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका क्या है, जो है एसीएलएस टीम पहुंचेगी, कोड ब्लू टीम पहुंचेगी और वो आपको क्या देगी,
ACLS प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सिनेरियो क्या है, ACLS और BLS का क्या है, कार्डियक अरेस्ट, है ना। अब आपने करंट ट्रेंड के अंदर एक बहुत चीज सुनी होगी, बहुत कॉमनली लोग वर्ड यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, है ना। अभी कुछ लोगों ने, अभी रिसेंटली कई बॉलीवुड सेलेब्स की डेथ हुई है और बहुत सारी डेथ्स ऐसी हुई हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ये वर्ड बहुत कॉमनली सुना है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कार्डियक अरेस्ट और MI, हार्ट अटैक, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। बेसिकली हर पर्सन जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जरूरी नहीं है कि उसको MI हुआ हो, यानी कि उसको हार्ट अटैक हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो पर्सन, जिस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है उसको MI, उसको सॉरी कार्डियक अरेस्ट हो, ऐसा भी 100% जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट सडनली स्टॉप ब्रीथिंग, ठीक है। हार्ट हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, ठीक है। हार्ट बीट अचानक से आपकी बंद हो गई है, ये तो आपका क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। दूसरी जगह पर हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं, तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, हार्ट के किसी एक पार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गई है ना, ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द हार्ट इज ब्लॉक्ड, ठीक है। ये बात हो गई। दोनों चीजों के अंदर अंतर समझ में आया कि आपका हार्ट अचानक से रुक जाए, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियो ब्रीदिंग और जो आपका हार्ट रेट है वो अचानक से बिल्कुल बंद हो गई, तो ये कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो गया। अगर आपको हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक के अंदर क्या होगा, हार्ट का कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है ना, उस पार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, उस चीज को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। क्लियर यहाँ पर। अच्छा, एक चीज देखिए कि मैक्सिमम जो डेथ होती है ना, उस डेथ का प्राइमरी कॉज क्या होता है, आपका कार्डियक अरेस्ट ही होता है ना। यानी कि कोई आदमी जब मरता है तो क्या होगा भाई, आदमी मरेगा कब, जब हार्ट काम करना बंद कर देगा। और जब हम हार्ट काम करना बंद कर देगा तो हमने क्या टर्म दी है, हमने उसको टर्म दी है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग, और हार्ट अटैक क्या होता है, ब्लड फ्लो है ना, हार्ट के किसी एक पार्ट को ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, है ना। अगर मैं मेजर डिफरेंसेस की बात करूं, तो इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि हार्ट अटैक और जो कार्डियक अरेस्ट है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन तो मैंने आपको अभी भी बता दी है कि, है ना, हार्ट सडनली स्टॉप कर, अगर जो पल्स, हार्ट बीट जो है आपकी वो सडनली स्टॉप हो गई तो हार्ट अटैक हो गया। जबकि किसी पार्ट को अगर आपका जो है, सॉरी, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टर्म है, बस इस चीज को समझ लेना कि देखो, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हार्ट काम करना बंद कर देगा, जबकि हार्ट अटैक के अंदर हार्ट का कोई पर्टिकुलर हिस्से को ब्लड पहुंचना बंद हो जाएगा, है ना। देखो, डेफिनेशन अभी आपको मैंने बता दी। अब हम लोग देखते हैं कि भैया कॉज क्या है ना। कॉज, हार्ट अटैक का कॉज क्या होगा, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया तो क्या हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अब अगर मैं वहीं बात करूं कार्डियक अरेस्ट की, तो आपका कंडक्टिव सिस्टम जो है,
बेसिकली मैंने उसको नाम दे दिया कंडक्टिंग सिस्टम माल फंक्शन, है ना। अगर आपका जो इम्पल्सेस जो हार्ट के अंदर ट्रेवल होती हैं उसके साथ में अगर कोई दिक्कत हो गई तो आपका हार्ट अचानक से बंद कर सकता है। बेसिकली आप एक बिजली पे चल रहे हैं, इम्पल्सेस पे ही तो चल रहे हैं। अगर इम्पल्सेस के साथ में कोई घटना घटती है तो आपका क्या हो जाएगा, हार्ट अचानक से बंद हो जाएगा और आप किसके अंदर चले जाएंगे, कार्डियक अरेस्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, एसिस्टोल हो सकता है ना। ईसीजी के अंदर आपको फ्लैट लाइन दिखाई देने लग सकती है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कब होता है, जब आपकी पल्स रेट 350 से कम हो, ठीक है। और अगर पल्स रेट 350 से ऊपर पहुंच गई तो आपको क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हम उस चीज को कहेंगे, है ना। दोनों ही क्या है, इनइफेक्टिव बीटिंग है, दोनों के अंदर ही हार्ट बीट नहीं करता है प्रॉपरली। बीट नहीं करेगा तो ब्लड इजेक्ट नहीं हो पाएगा, इजेक्ट नहीं हो पाएगा तो हार्ट का जो मेजर काम है ब्लड को बाहर की तरफ फेंकना, वो ही नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रॉब्लम की, तो जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आएगा तो ब्लड फ्लो अब्रप्ट होगा भाई, ब्लड सप्लाई तो रुकेगी। तो क्या है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, जो हार्ट अटैक है आपका, है ना। और जो आपका कार्डियक अरेस्ट है वो क्या है, कंडक्शन की प्रॉब्लम है ना। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका हार्ट अटैक है वो क्या है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड फ्लो की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है, तो वो क्या है, कंडक्शन की प्रॉब्लम है ना। हार्ट की एक्टिविटी की बात करूं तो हार्ट हार्ट अटैक के अंदर बीट करता है, स्टिल बीटिंग और नो इफेक्टिव हार्ट बीट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक हार्ट बीट कहता हूं, ठीक है, तो एम आई के अंदर ये हो सकता है वीक हो जाए लेकिन बीट करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं जो आपका कार्डियक अरेस्ट है उसके अंदर ये फिब्रिलेशन कर सकता है, ये हिल सकता है लेकिन इफेक्टिवली बंद नहीं होगा। क्लियर। दोनों चीजों के अंदर अंतर को ध्यान रखना कि भैया हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट स्टिल बीट करेगा भले ही उसके किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, वीकली बीट करे लेकिन करेगा, जबकि कार्डियक अरेस्ट के अंदर बीट ही नहीं करेगा। ठीक है, इफेक्टिव बीटिंग नहीं होगी। कॉन्सियसनेस, एमआई का जो पेशेंट होता है वो कॉन्सियस होता है, आप क्लियर इसमें याद रख लेना, है ना। कॉन्सियस और रेस्पॉन्सिव। अरे नाम गांव पूछोगे तो अपना बताएगा, लेकिन जिस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसके अंदर क्या होगा, सडन लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, है ना। आदमी अपनी कॉन्सियस को अचानक से खो देगा। ठीक है। बात करूं हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक के अंदर आपका ब्रीदिंग होगी कि नहीं होगी, ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी हार्ट अटैक के अंदर। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के अंदर या तो पेशेंट गैस्पिंग में होगा और एबसेंट, या फिर ब्रीदिंग आपकी एबसेंट होगी पूरी तरीके से, है ना। गैस्पिंग का मतलब क्या होता है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। गैस्पिंग क्या होती है, गैस्पिंग बेसिकली एक पेनफुल लेबर्ड एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है ना। बहुत ज़्यादा पेशेंट कष्ट में है तो उसको क्या हो रही है, गैस्पिंग हो रही है। गैस्पिंग के अंदर ब्रीदिंग पैटर्न एबनॉर्मल है ये, उसके साथ पेशेंट अजीब अजीब तरीके की आवाज़ निकालता है ना, मॉर्निंग साउंड्स होती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्पिंग कहते हैं। तो गैस्पिंग को हम एज ए प्रॉपर ब्रीदिंग कंसीडर नहीं करते हैं।
ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपका पेशेंट हार्ट अटैक में सांस लेगा लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सांस नहीं लेगा। ठीक है। सिम्टम की अगर मैं बात करूं, सिम्टम में चेस्ट पेन, डिस्निया, ठीक है। कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं? स्वेटिंग, अरे हार्ट अटैक आएगा तो आपको पसीने आ सकते हैं, है ना। और आपके साथ क्या हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। और क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन के फीचर जब आप पढ़ेंगे कभी, तो जो एम आई होता है, एम आई के अंदर चेस्ट पेन का फीचर ऐसा होता है जैसे किसी ने चेस्ट को दबा रखा है आपकी को, है ना। तो उसको एक्सक्रूशिएटिंग चेस्ट पेन बोलते हैं ना। जैसे हैवीनेस ऑफ चेस्ट की जो पेशेंट है वो कंप्लेंट करता है। इसके साथ साथ आता है फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम। फियर ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब होता है पेशेंट को ये रियलाइज होता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। ठीक है। इस चीज को हम लोग बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं, लेकिन वो वाली बात है कि मरने से पहले जब भगवान दिखता है ना, वो बड़ी कहानी है। आदमी को पहले ही पता लग जाता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट में आदमी को पता नहीं लगता है। मतलब कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा आपका, नो ब्रीदिंग, नो पल्स और सडन कोलैप्स। अरे एक तो हार्ट हमारा भले ही धीरे धीरे बीट कर रहा हो लेकिन कर रहा है, और दूसरी तरफ कर ही नहीं रहा है। तो कर ही नहीं रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ना तो हार्ट बीट मिलेगी ना रेस्पिरेशन मिलेगा, और आदमी तुरंत के तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बात करूं एम आई है, एम आई ग्रेजुअल भी हो सकता है और आपका सडन भी हो सकता है। इसका मतलब कि भाई मेरे जो एम आई है वो अचानक से भी हो सकता है। अचानक से मतलब अचानक से किसी को चेस्ट पेन हुआ। ठीक है। ग्रेजुअल कैसे हो सकता है, किसी पेशेंट को लंबे समय से जो है एंजाइना था, चेस्ट पेन होता था, उसके बाद में धीरे धीरे पहले वो इस्चेमिक था, इस्चेमिक के बाद में इन्फारेक्शन की तरफ गया, है ना। तो जो है ऑनसेट ग्रेजुअल भी है इसका, एंड सॉरी, ठीक है। ऑनसेट ग्रेजुअल भी हो सकता है और आपका सडन भी हो सकता है। जबकि जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है वो हमेशा सडन ही होगा। किसी को कार्डियक अरेस्ट ग्रेजुअल नहीं होता है, धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट नहीं आएगा, अचानक से ही आएगा। तो ऑलवेज सडन एंड इमीडिएट। ठीक है। प्रोग्रेशन की मैं बात करूं तो भैया, जो आपका हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। अगर किसी आदमी को सही समय पे इलाज ना मिले तो हार्ट अटैक का आदमी को क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जिस आदमी को हार्ट अटैक हुआ है उस आदमी का हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर सकता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका ये जो है कार्डियक अरेस्ट है उसके प्रोग्रेशन की, तो कार्डियक अरेस्ट में तो भैया या तो आदमी बचेगा या मरेगा। ठीक है। तो ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसका प्रोग्रेशन फिर डेथ ही है। ठीक है। या तो आदमी रिकवर कर जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, इनिशियल रेस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं कि आपके सामने कोई मरीज है, उस मरीज को क्या आया है, हार्ट अटैक आया है। तो हार्ट अटैक वाले मरीज को क्या करना है आपको, कीप काम। उस मरीज को क्या करना है, शांत रखना है। ठीक है। गिव ऑक्सीजन
एस्पिरिन, है ना, ऑक्सीजन देंगे, एस्पिरिन देंगे, वाइटल मॉनिटर करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको सीपीआर, इमीडिएटली पेशेंट को क्या देना है, हमको सीपीआर देना है ना। इसके साथ साथ एईडी का इस्तेमाल करना है और एसीएलएस ड्रग्स देनी है। ये चारों चीजें अगर अवेलेबल हो तो ये चारों चीजें अपने को मरीज के साथ में करनी है ना। देखो, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन हो सकती है हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ठीक है, मेडिसिन हो सकती है, एंजियोप्लास्टी हो सकती है। एंजियोप्लास्टी के अंदर स्टेंट डालते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, बाईपास ग्राफ्ट लगाया जा सकता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं ना। जबकि जो आपका हार्ट जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसके अंदर वही सीपीआर, एईडी, एसीएलएस ड्रग्स, यही ट्रीटमेंट है इसका, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ये सब ग्राम कहानी हो गई हमारी कार्डियक अरेस्ट की, हार्ट अटैक की, है ना। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग कैसे हैं। अच्छा, एक चीज मैंने काफी नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि कई बार हमको समाचार पत्रों में या फिर कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं कि एक डॉक्टर के सामने मरीज बैठा था और उस मरीज को कुर्सी पर ही डॉक्टर सीपीआर देने लग गया, है ना। तो बेटा वो सीधे चोचले हैं, उसका कोई लेना देना सीपीआर से नहीं है ना। सीपीआर हमेशा फ्लैट सरफेस पर दिया जाता है, सरफेस हार्ड होना चाहिए, है ना। फर्म सरफेस पर सीपीआर नहीं दे सकते हैं आप। इवन जो हॉस्पिटल का बेड है उस पर भी सीपीआर प्रॉपरली नहीं दे सकते हैं। सीपीआर देने के लिए सीपीआर बोर्ड आता है, जो मरीज को उस बोर्ड पर लिया जाता है, वो एक हार्ड सरफेस होता है, उसके बाद पेशेंट को क्या किया जाता है, सीपीआर दिया जाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सडनली अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। कॉन्शियसनेस कैसे खो देता है कि जैसे जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं विजिट करने के लिए, तो पेशेंट क्या होते हैं ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन इस कंडीशन में हो सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली आपको असेसमेंट के लिए 10 मिनट 10 सेकंड लेने ही लेने हैं। यानी कि हमने कभी कई बार देखा है कि मरीज क्या कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, मना कर रहा है, जो डॉक्टर है या फिर कोई भी आदमी है उसकी छाती दबाई ही जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कब सीपीआर की जरूरत है और कब नहीं है। ठीक है। तो मेरे को भी ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है हमारे देश का कि जो ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, और उनको जो न्यूज चैनल है वो क्या कर रहा है, आपका एनहांस कर रहा है। एनहांस कैसे कर रहा है, उन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। अभी मैंने कल ही एक उसमें देखा कि अ, किसी न्यूज चैनल ने डाला हुआ था कि डॉक्टर ने सीपीआर देकर मरीज की जान बचाई। ठीक है। अरे बावड़े, मरीज को तो तुम मारने में लगे हुए हो। ठीक है। मरीज की छाती पे चढ़ गया तू, और मरीज कॉन्शियस है पहले से। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को सीपीआर नहीं दिया जाता है ना। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को, बीएलएस को, बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, है ना। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको सही और गलत की समझ होनी चाहिए, है ना। आपको एक्साइट नहीं होना है ये चीजों को देख करके। अब देखो, बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी कि जब आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं तब आपको बीएलएस कैसे देना है, और जब आप एक हेल्थ केयर वर्कर नहीं है तो आपको बीएलएस कैसे देना है। ठीक है। मैं जो कुछ भी आपको इस क्लास में बता रहा हूँ वो सारी की सारी क्या है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं जो कि 2020 में आई थी, है ना। और क्लियरली वर्ड टू वर्ड किसके अंदर है, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आप इतना समझ सकते हैं, है ना, तो आप आराम से उसको जा करके देख सकते हैं। गाइडलाइन पढ़ोगे 10 मिनट के अंदर आपको पूरा सीक्वेंस सब कुछ समझ आ जाएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने एल्गोरिदम वगैरह दिए हुए हैं कि कब क्या करना है आदमी को, है ना। ठीक है। बाकी मैं बहुत लंबे समय से एसीएलएस टीम का हिस्सा रहा हूं, तो मैं आपको ये चीज़ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने
BLS की बेसिक लाइफ सपोर्ट की है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स है ना। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले हैं कि भैया एक के बाद एक हम लोगों को क्या क्या काम करना होता है। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, वेरीफाई सीन सेफ्टी। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको विक्टिम मिले, विक्टिम मतलब जो आदमी को कोई दिक्कत है, वो आदमी आपको मिला, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सीन सेफ्टी वेरीफाई करनी है ना। पेशेंट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आदमी की सेफ्टी है। देखो, सामने वाले की भी और आपकी भी। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो है ना, और सड़क के पास में आपको एक आदमी मिलता है, आपको लग रहा है कि ये आदमी दिक्कत में है, गिरा हुआ है, या तो चोकिंग है या फिर ये अनकॉन्सियस है ना। अब हो सकता है आपको बीच ट्रैफिक में मिल जाए, तो आपको पहले पेशेंट को कहाँ करना है, विक्टिम को क्या करना है, ट्रैफिक से साइड में ले जाना है। दूसरी चीज, हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, है ना, हो सकता है स्नेक बाइट हुआ हो, तो आपको सीन की जो सेफ्टी है वो इंश्योर करनी है कि वो उस आदमी के लिए भी सेफ रहे और आपके लिए भी सेफ रहे ना। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट को सांप काटा है, आप सीपीआर देने उसके ऊपर चिढ़ गए और आपको भी काट ले, और फिर आप दोनों को सीपीआर देना पड़ जाए, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको सीन की सेफ्टी सबसे पहले इंश्योर करनी है कि आप जहां सीपीआर देने वाले हो वो जगह सेफ भी है या नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं इसको लिख देता हूं, आप आराम से लिख लेना। देखो, क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको ये इंश्योर करना है कि एरिया आपके लिए और विक्टिम के लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, आपने इंश्योर कर लिया कि भैया एरिया सेफ है। दूसरी चीज क्या करनी है, यूज पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। कौन कौन से होते हैं, बेसिक होता है अपने ग्लव्स और मास्क, अगर उपलब्ध है तो आपको उनका इस्तेमाल करना है। क्लियर, ये काम कर लिया आपने। सबसे पहले अगर आपने किसी आदमी को देखा कि यार ये आदमी थोड़ी सी परेशानी में है, तो आपको ये काम सबसे पहले करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आदमी आपकी बात का रेस्पॉन्स भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करेंगे, आपको पेशेंट के जो कंधे हैं उन पर टैप करना है। ठीक है, हार्डली टैप करना है, आराम से टैप नहीं करना है। हार्डली टैप करना है और मरीज से पूछना है क्या आप ठीक हैं, आर यू ओके। ठीक है, अच्छा, इसको करने का क्या उद्देश्य है, करने का ये उद्देश्य है कि कोई आदमी भांग धतूरा खा के लेटा हो, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया में हो, तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मरीज से पूछेंगे क्या आप ठीक हैं। अगर मरीज कहता है कि मैं ठीक हूं, तो हमको अलग काम करना है। और अगर जो है वो कहता है कि भैया कुछ कहता ही नहीं है ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, टैप ऑन। आस्क नहीं करना है, चिल्लाना है, मैंने आपसे कहा शाउट करना है। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, शाउट आर यू ओके। क्लियर। अब देखो, टाइम बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, तो बहुत ज्यादा देर तक भी ये करते ही नहीं रहना है कि आप किसी आदमी को थपथपाते ही रहे कि तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है ना। एक बार देख लिया ठीक है कि नहीं है ना। दूसरा क्या कर रहे हैं, अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और देखनी है हमको, किसी मूवमेंट को देखना है। मान लीजिए आदमी बोल नहीं पा रहा है लेकिन हिल डुल रहा है। ठीक है, लुक फॉर,
अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी है, आदमी सामने वाला गूंगा है, आप थपथपाए जा रहे हो, बोल नहीं रहा, आप वेट कर रहे हो कब बोले कब बोले कब बोले। सही है कि नहीं? क्लियर? तो हमको मूवमेंट भी आदमी का देखना है। इसके साथ साथ एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है। अब या तो मरीज गैस्पिंग में, या फिर पेशेंट आपको इशारा कर रहा है कि मेरे गले में कुछ अटका है, और आपने पटका उसको और चढ़ गए उसकी छाती में। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं करना है। देखो, अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है और साइंस ऑफ चोकिंग अगर दिखा रहा है, ठीक है, साइंस ऑफ चोकिंग, ये बात पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए कि सबसे पहले टैप ऑन पेशेंट शोल्डर्स। ठीक है, टैप हार्डली करना है, जोर से करना है। करने के बाद में चिल्लाना है कि आप ठीक हैं। ठीक है, एक बार पूछा, दो बार पूछा, इससे ज्यादा नहीं पूछना है। इसके बाद में ये चीजें साइमल्टेनियसली चलती है ना। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि पेशेंट मूव तो नहीं कर रहा है ना, और उसको एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न तो नहीं है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिनेरियो बताया था कि डॉक्टर साहब मरीज को कुर्सी पे दबाने लग जाते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट क्या है, मूव कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सबसे पहले तो उन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि पेशेंट जो है वो ठीक है कि नहीं है। कुछ नहीं पूछा, वो गए सीधा, एक आध कुर्सी के पीछे एक आध आगे दें, इस तरीके से उसको दबा रहे हैं, और पेशेंट हाथ पैर हिला रहा है वॉलेंटरली, है ना। तो भैया ऐसा आपको नहीं करना है। मूवमेंट हमने देख लिया है। अब देखिए, सबसे पहले सिनेरियो की मैं बात करता हूँ कि पेशेंट रेस्पॉन्सिव है। दो ही कंडीशन होंगी, या तो पेशेंट रेस्पॉन्सिव होगा या नहीं होगा, है ना। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, तो रेस्पॉन्सिव है तो हमको ये देखना है कि पेशेंट आराम से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन पैटर्न है वो उसके नॉर्मल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज आपने देख ली। नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब हो सकता है कि ब्रेडिपनिया हो, धीरे धीरे सांस ले रहा हो, लेकिन ले रहा है ना। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। अगर ये कंडीशन में आपका, अब मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में एक चीज लिखवाई थी कि फॉर हेल्थ केयर वर्कर से, है ना। अगर हेल्थ केयर वर्कर नहीं होता तो आपकी जिम्मेदारी इतनी सी है कि आप जो विक्टिम है उसके साथ में रहें। कब तक रहें? जब तक मदद नहीं आ जाती। अगले स्टेप में हम लोग मदद बुलाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, मरीज के साथ रहना है, हेल्प के लिए बुलाना है ना, और तब तक साथ में रहना है जब तक कोई नहीं आ जाता है। ठीक है, क्लियर। ये कहानी खत्म हो गई अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है। दूसरा सिनेरियो मेरे सामने आया कि मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूं, अब मैं आगे क्या करूंगा अगर मुझे पेशेंट जो विक्टिम है वो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं करूंगा प्राइमरी असेसमेंट। ठीक है, प्राइमरी असेसमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आती है एयरवे। ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे कहीं पेशेंट चोक तो नहीं कर रहा है, उसके गले में कुछ अटक तो नहीं गया है। ठीक है, अगर चोक कर रहा है और पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, इसका मतलब पेशेंट कॉन्सियस है। कॉन्सियस पेशेंट के अंदर चोकिंग का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट, हेमलिच मैनवर करते हैं ना। आपको पेशेंट के G4 प्रोसेस के नीचे एक फिस्ट बनाकर इस तरीके से रखनी है, दूसरे से पुश करना है, पीछे खड़े होकर के जो भी गले के अंदर है वो निकल जाएगा एक से दो बार का। ठीक है, एयरवे हो गया प्राइमरी असेसमेंट। दूसरा है हमारा ब्रीदिंग, यानी कि जो सांस ले रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, किसी तरीके का एबनॉर्मल रेस्पिरेशन तो नहीं है। तीसरे नंबर पे है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, भाई पल्स प्रॉपर चल रही होनी चाहिए, साइंस ऑफ साइनोसिस नहीं होनी चाहिए, शॉक का साइन नहीं होना चाहिए, हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए किसी आदमी में ना। तो हमने प्राइमरी असेसमेंट के अंदर एयरवे देख लिया, ब्रीदिंग देख ली, सर्कुलेशन देख लिया। नेक्स्ट नंबर पे आता है डी, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब, अब मान लीजिए रोड साइड मरीज मिला, पैर उसका टूटा हुआ है, ये उसकी डिसेबिलिटी हो गई। टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी के आगे बहुत सारे सब टाइप्स हैं, वो जाने दीजिए।
आपने मरीज को अब बोलो चल, ठीक है, आदमी का पैर टूटा हुआ है और आप उसको बोला जा, खड़ा हो ले, ठीक है। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है ना। सर्कुलेशन के अंदर एक और चीज आती है, जैसे अगर कहीं एक्टिव ब्लीडिंग है, ठीक है, मान लीजिए हाथ पैर कहीं से कट गया है, तो हमको ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना है, तभी आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा फील्ड में अगर आप हैं तो, ठीक है। अदरवाइज सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर हम लोग आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड प्रोडक्ट दे सकते हैं, आयनोट्रॉप दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन फील्ड के अंदर अगर आप हैं तो सर्कुलेशन को मेंटेन करने का यही तरीका है, अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसको रोकना है, ठीक है। तब अरे सर्कुलेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ब्लड के, ब्लड ही तो सर्कुलेट होता है, ब्लड नहीं बचेगा तो फिर क्या सर्कुलेट करवा लोगे। तो ब्लीडिंग को अपने को रोकना है, ठीक है। डिसेबिलिटी की मैंने बात कर ली। डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी आदमी का हाथ पांव कट गया है, ठीक है, या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी किसी आदमी को है, पहले से कोई दिक्कत है, उस चीज को भी हमको इस स्टेप के अंदर असेस कर लेना है कि यार कोई आदमी अगर मान लीजिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होते हैं इस तरीके का कोई आदमी तो वो नहीं है, है ना। नेक्स्ट चीज मैं बात करता हूँ एक्सपोजर। एक्सपोजर कैसे, कि जो विक्टिम है हमारा वो किसी टॉक्सिन के लिए तो एक्सपोज नहीं हुआ है। मान लीजिए जैसे आपको अनकॉन्शियस लोग मिले एक बंद कमरे में सर्दियों में ना, अंगीठी तापते हुए अंदर लोग रह जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक्सपोज होते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा कोई आदमी तो नहीं है, स्नेक बाइट तो नहीं है ना। या फिर जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सपोज किसके लिए हो सकता है आपका, टेटनेस के लिए एक्सपोज हो सकता है आदमी, है ना। तो इस तरीके की चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है, किस चीज के लिए वो पेशेंट एक्सपोज हुआ है ना। ये हो गया हमारा प्राइमरी असेसमेंट। प्राइमरी असेसमेंट के अंदर 5 ही चीजों का ध्यान रखना होता है, ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर, ठीक है। हमेशा प्राइमरी असेसमेंट 5 चीजों का करना है। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं और आपको एक विक्टिम मिला है जो रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी असेसमेंट। सेकेंडरी असेसमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टाइम है, ये टाइम हम कंज्यूम कर रहे हैं किसमें, जब तक हेल्प नहीं आ जाती है। हेल्प नहीं आ जाती है का मतलब, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल में तो जब तक कोड ब्लू टीम आएगी तब तक, ठीक है। या फिर अगर आप फील्ड में हैं कहीं भी, तो जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक आप अपना ये काम तो कर ही सकते हैं। कैसे, देखो, टेक डिटेल्ड हिस्ट्री और वाइटल साइन। सेकेंडरी असेसमेंट के अंदर अब आप मरीज से पूछोगे कि भैया आपको हुआ क्या है। अब तक आपको मरीज राम कहानी गाता रहेगा, लेकिन आपको प्रोफेशनली कब पूछना है, जब प्राइमरी असेसमेंट पूरा हो जाए, ठीक है। प्राइमरी असेसमेंट हो गया, अब मरीज से पूछोगे, डिटेल हिस्ट्री लोगे कि हुआ क्या है ना। इसके साथ साथ रीचेक वाइटल साइन। वाइटल साइन रीचेक करेंगे। वाइटल साइन कैसे रीचेक करोगे, आप तो फील्ड में हो। अरे जो साइन रीचेक कर सकते हो वो तो करो, जैसे कि पल्स रेट आप काउंट कर सकते हो, है ना, ब्रीदिंग आप काउंट कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अस्पताल में हो तो सारे के सारे वाइटल आप ले लो, है ना। ये बात हो गई। इसके साथ साथ इसका एक मेमोनिक है ना, इसको याद करने का तरीका है। याद करने का तरीका क्या है, सैंपल। सैंपल के अंदर क्या है भैया, इसकी भी थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं। एस, साइन एंड सिम्टम, है ना। साइन एंड सिम्टम, जैसे कि मान लो कोई आदमी इंटॉक्सिकेशन में है, नशा किया हुआ है, तो आपको साइन एंड सिम्टम से पता लग जाएगा। ये हम सेकेंडरी असेसमेंट कर रहे हैं आदमी का, ठीक है। दूसरा एलर्जी है ना। एनाफाइलेटिक शॉक में है आदमी, तो भी आपको पता लग जाएगा। एलर्जी के लिए आपको असेस करना है, असेस करना है, नहीं तो आदमी से पूछना है कि भाई तेरे को एलर्जी तो नहीं है। अपने यहाँ तो नहीं, लेकिन विदेशों में तो एक वो एड्रेनलिन का पेन आता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन का पेन आता है, तो उसके बैग में कहीं होता है, वो लोग अपने टैग लगा के रखते हैं, ठीक है, कि एपी पेन इनसाइड बैग, ठीक है। एपी का पेन आपको बस्ते में या जेब में मिलेगा। तो जो लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, वो अपने साथ में ऐसी चीजें रखते हैं, तो आपको उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए। उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है BLS के अंदर, है ना। तो आपको तुरंत उसका इस्तेमाल करना है अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है तो, ठीक है, और उसके पास में इस तरीके का कोई चीज रखी है तो, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन यूज,
ठीक है। मेडिसिन यूज के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेडिसिन यूज जैसे किसी आदमी ने कोई ड्रग्स लिया है, ठीक है, नशे के लिए, या फिर जैसे आप लोग देखिए इंसुलिन अगर किसी आदमी ने लिया है तो हमको ये चीज भी पता करनी है कि उसने कहीं कोई दवा तो नहीं ली है जिसकी वजह से ऐसा हो गया हो, या फिर वो आदमी किसी दवा का इस्तेमाल तो नहीं करना है। बेसिकली आप इतना याद रखो कि आपको ये पूछना है कि आप भैया किसी तरीके की कोई दवा तो नहीं लेते हैं, ठीक है, पूछ लिया। अब बात करते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की। पास्ट मेडिकल मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि आदमी कहे कि मुझे सीजर डिसऑर्डर है, मुझे तो मिर्गी आती है, या फिर 1 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है जो कि सिग्निफिकेंट है, वो विक्टिम की उस कंडीशन के साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। तो इसलिए हमको पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी असेस करनी है ना। उसके बाद में लास्ट ओरल इनटेक। लास्ट ओरल इनटेक का मतलब आपने पिछली बार खाना कब खाया था। अच्छा, ये क्यों पूछना है कि आपने पिछली बार खाना कब खाया था? देखो, विक्टिम एक इमरजेंसी कंडीशन में ही अभी है। आप ऐसा नहीं है फील्ड में उसको छुट्टी दे घर भेज दी, यू आर ओके, नहीं। तो हमको इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, ठीक, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है, तो हम उस चीज का रिस्क असेस कर रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एस्पिरेट कर जाओगे, ठीक है। तो पिछली बार खाना कब खाया था, जितना लेट मतलब जैसे सीन से जितना पहले उसने खाना खाया होगा, मान लो 10 मिनट पहले खाया तो एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। 1 घंटे पहले आया थोड़ा कम है, 2 घंटे पहले आया और कम है ना। अगर लिक्विड डाइट 2 घंटे पहले लिए और सॉलिड डाइट 6 घंटे पहले लिए तो एस्पिरेशन का रिस्क मिनिमल है, ठीक है। यानी कि उसका जो अगर इंट्यूबेशन करना भी पड़ा तो आप इजिली कर दोगे। और लास्ट में बचता है आपका ई। ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट इवेंट जैसे इवेंट प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, जैसे आदमी आपको मिला ट्रेन में बस में बेहोश, तो इवेंट क्या होगा? साहब मैं मेरे को एक आदमी ने क्या क्या दिया था, लड्डू दिया था, बिस्किट दिया था, है ना, ये बहुत चलता है। तो क्या इवेंट हुआ कि उस घटना से पहले कौन सी घटना हुई थी? क्लियर? एक बस वाला टक्कर मार गया, एक सांप के ऊपर पैर रख दिया, तो ये सारे के सारे क्या हैं? इवेंट हैं, ठीक है। इवेंट कब के हैं? जो मेडिकल इमरजेंसी अराइज हुई है उस इमरजेंसी से पहले के इवेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि अगर आपको विक्टिम मिले रेस्पॉन्सिव, अगर विक्टिम रेस्पॉन्स कर रहा है तो हमको ये सब राम कहानी करनी है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, इफ पेशेंट इज नॉन रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव तो पूरा के पूरा हम पढ़ चुके हैं, है ना। आप दूसरे नंबर पे बात करते हैं पेशेंट इज नॉन रेस्पॉन्सिव, पेशेंट को क्या है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। देखो, अगर रेस्पॉन्सिव है तो ये सब राम कहानी पूछ लो और उसके पास बैठ जाओ जब तक हेल्प आती है। आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं हो, आपने देखा आदमी सांस ले रहा है, उसको पल्स चल रही है, उसके बगल में बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने इंश्योर कर लिया कि पेशेंट कुछ हद तक सेफ है, तो फिर उसको खाना दाना पूछोगे क्या? उसको पानी वानी पिलाओ फिर, है ना। ऐसा नहीं है। देखो, किसी भी पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको लग रही है तो पेशेंट को ओरली अलाउ नहीं करना है, ठीक है। खाने के लिए कुछ भी नहीं देना है एक्सेप्ट सस्पेंशन, सस्पिशियस अगर कोई पेशेंट है हाइपोग्लाइसीमिया का, तो उसको ओरली आप क्या दे सकते हो, ऐसे लोग अपने जेब में टॉफी वॉफी रखते हैं तो वो दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मरीज कह रहा है कि साहब मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है, और आप बोलो नहीं डॉक्टर आएगा जब भी देगा, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। अगर पेशेंट हिस्ट्री है डायबिटीज की और उसके पास में कोई मीठा रखा है, ठीक है, वो अर्ज करता है कि साहब मैं खा लूं, तो आप उसको खाने के लिए अलाउ कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं देना है मुझसे। क्लियर? सिर्फ एक ही सिनेरियो में देना है, जब पेशेंट क्या है, हाइपोग्लाइसीमिक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, अब बिना आप आरबीएस करें तो जान नहीं पाओगे कि हुआ क्या है ना, कंफर्म तो नहीं कर सकते।
लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया से आदमी मरता नहीं है। हाइपरग्लाइसीमिया से किसी पेशेंट की अमूमन डेथ नहीं होती है। अंडरलाइन कॉजेज होते हैं बहुत सारे जिनकी वजह से डेथ होती है। हाइपरग्लाइसीमिया लेकर नहीं डूबेगा, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया ले डूबेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आदमी मर सकता है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में अगर आपको हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर सस्पेंशन लगे कि यार ये पता नहीं क्या है, तो उसको ओरली खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, देखो ये हो गया था पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो, है ना। अब नॉन रेस्पॉन्सिव की राम कहानी हम लोग शुरू करते हैं। नॉन रेस्पॉन्सिव पेशेंट अगर आपको फील्ड में मिल गया तो आप लोग क्या करोगे? तो देखो पहला स्टेप क्या था? अरे पहला स्टेप भूल गए क्या? पहला स्टेप था वेरीफाई सीन सेफ्टी। सबसे पहले सीन सेफ्टी को वेरीफाई करना है। दूसरा चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। ये जो राम कहानी चल रही थी रेस्पॉन्सिवनेस की चल रही थी। तीसरे नंबर पे आता है एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। मुझे लग रहा है क्लास बहुत लंबी होने वाली है भाई साहब। ठीक है, एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का मतलब क्या है? भैया अरे किसी को बुलाओ ठीक है, तो देखो कॉल फॉर हेल्प, है ना। अगर आपके पास में कोई खड़ा है, बाई स्टैंडर है, कोई भी आदमी, ऐसे ऐसी जगहों पर अमूमन भीड़ लगी जाती है, तो कोई आदमी खड़ा है तो उसको बोल दो भैया 108 पे फोन कर दे, और अगर पॉसिबल हो तो एईडी ले आ। ठीक है, एईडी कहाँ हो सकता है? अरे आपका जैसे मान लीजिए एनडीआरएफ वालों के पास होता है ना, पुलिस वालों के पास होता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसी जगह ये लोग जाते हैं तो ये अपने साथ लेके जाते हैं। दूसरा स्कूल के अंदर हो सकता है, किसी फैक्ट्री के अंदर हो सकता है। तो आजकल एक सरकार ने कंपलसरी कर दिया, हालांकि देखने के लिए बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीजें जहां पर पब्लिक गैदरिंग होती है वहां पर ये चीजें मिलती हैं, एईडी वगैरह, है ना। तो आपको सबसे पहले मदद के लिए चिल्लाना है। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प। उसके बाद में आस्क समवन टू एक्टिवेट ईआरएस, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, और कॉल टू 108। ठीक है, 108 नंबर पे फोन करना है अगर आप भारत में रहते हैं तो, और अगर अमेरिका में रहते हैं तो 911 पे करना है। ठीक है, अमेरिका छोड़ो, भारत की बात करते हैं। 108 पे फोन करना है, किसी भी आदमी को कह दो भैया 108 फोन कर दे एंड ब्रिंग एडी। ठीक है, एईडी ले यार 108 पे फोन कर दे। अब ऐसा नहीं हो कि हर आदमी 108 पे फोन करने लगे। ठीक है, किसी भी एक आदमी को आपको नॉमिनेट करना है कि ब्लू शर्ट आप। ठीक है, सबको फोन नहीं करना है, नहीं तो वो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बहुत सारी एम्बुलेंस आ जाती हैं, अपने तो एक आ जाए वही बहुत है, लेकिन आपको फिर भी फोन एक ही आदमी से करवाना है। ठीक है, और उसको कहना है कि अगर अवेलेबल हो तो कहीं से भी एईडी को आप लेकर के आ जाइए। ठीक है, ये कहानी हो गई जब आप भीड़ से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आप अकेले हैं, अगर आप अकेले हैं और आपके सामने जो विक्टिम है वो अडल्ट है, तो आपको पहले फोन करना है। कॉल बिफोर स्टार्टिंग द सीपीआर। और अगर चाइल्ड है 2 मिनट ऑफ सीपीआर देन कॉल। ठीक है, 108 पे फोन कब करना है? अगर आपके सामने विक्टिम है जो बच्चा है तो कब करना है? 2 मिनट तक सीपीआर देंगे, उसके बाद में करना है। और अगर एडल्ट है तो पहले फोन कर देंगे और उसके बाद में सीपीआर देना पेशेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो
ये हो गया पेशेंट नॉन रेस्पॉन्सिव है, तब हमारा अगला स्टेप क्या है, एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। कैसे एक्टिवेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स। अभी भी हमको सीपीआर स्टार्ट नहीं करना है, अभी तक हमने पेशेंट की ब्रीदिंग और पल्स को असिस्ट नहीं किया है, अब करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच लीजिए कि इतनी लंबी जो राम कहानी जो मैंने आपको पिछले 1 घंटे में पढ़ाई है, ये सारी की सारी आपको विद इन 1 मिनट करनी है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरे की पूरी राम कहानी आपको कर देनी है, इतने ट्रेंड आप होने चाहिए, ठीक है। एक बीएलएस परफॉर्मर, एएलएस की तो बात ही छोड़ो, एसीएलएस की तो ना, ये तो बीएलएस का काम है। अब देखो ब्रीदिंग और पल्स को कैसे चेक करना होता है। देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली चेक करना होता है, दोनों के दोनों एक साथ चेक होनी चाहिए। शुड बी चेक्ड बेटा 1 मिनट रुको आप, है ना। क्लास में असुविधा के लिए खेद है, लेकिन लाइट तो मुझे जला के आनी पड़ेगी अभी। कहाँ थे हम लोग? हम लोगों की राम कहानी चल रही थी चेक ब्रीदिंग एंड पल्स के ऊपर ना, कि आप किसी पर्सन की ब्रीदिंग और पल्स किस तरीके से चेक करनी है। तो देखो, शुड बी चेक साइमल्टेनियसली विद इन लेस देन इक्वल और लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आपको ये देख लेना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और दूसरा उसकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही। देखो ब्रीदिंग, अगर किसी आदमी की आपको ब्रीदिंग चेक करनी है, तो ब्रीदिंग चेक करने के लिए क्या करेंगे, लुक, लिसन एंड फील। चेस्ट राइज को फील करना है, देखना है और सुनना है। इसके साथ साथ क्या करना है, कैरोटिड पल्स को फील करना है। कैरोटिड पल्स इधर होती है, सबको पता है, अगर तुम ये देख रहे हो तुमको पता ही है कैरोटिड पल्स कहाँ होती है ना। देखो दूसरे नंबर पे आता है पल्स। अडल्ट की मैं बात करूं, अच्छा ये भी अलग अलग है, अडल्ट एंड चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर ऑफ, तो हमको कैरोटिड पल्स फील करनी है, ठीक है। और अगर इन्फेंट है, मतलब उम्र जो बच्चे की वो 1 साल से कम है, एज लेस देन 1 ईयर, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ब्रेकियल पल्स चेक करनी है ना। ये ब्रेकियल और ये कैरोटिड, ठीक है। तो इन दोनों को चेक करना है, एक साथ चेक करना है, और कितनी देर के अंदर चेक हो जानी चाहिए, लेस देन 10 सेकंड के अंदर ये दोनों काम अपने हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ब्रीदिंग नहीं है और पल्स नहीं है, इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर देना, पूछना ताछना नहीं है।
पल्स और ब्रीदिंग ना होने की स्थिति में तुरंत आपको सीपीआर शुरू कर देना है, ठीक है। इमीडिएटली आपको सीपीआर शुरू कर देना है। इफ पेशेंट इज गैस्पिंग with no pulse, start CPR, ठीक है। felt pulse with no breathing, पल्स फील हो रही है लेकिन पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, क्या करना है? रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, सीपीआर शुरू नहीं करना है। जब तक पल्स फील हो रही है सीपीआर शुरू नहीं करना है ना। गिव रेस्क्यू ब्रीथ, जो डॉक्टर साहब वाली कहानी चल रही थी वो यही है कि सीपीआर कब नहीं देना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ नहीं देना है पता होना चाहिए। तो जब पेशेंट की पल्स फील हो रही है तो हमको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, ठीक है। तो ये सारी राम कहानी हो गई, आपको कब पल्स देना है कब नहीं देना है। देखो, ब्रीदिंग एब्सेंट है, पल्स एब्सेंट है, सीपीआर तुरंत शुरू कर देना है। पेशेंट गैस्पिंग में है, पल्स एब्सेंट है, तुरंत सीपीआर शुरू कर देना है। अगर पेशेंट गैस्पिंग में है या फिर सांस नहीं ले रहा है लेकिन पल्स आ रही है तो हमको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, सीपीआर स्टिल शुरू नहीं करना है, चेस्ट कंप्रेशन शुरू नहीं करना है ना। देखो, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है स्टार्ट हाई क्वालिटी सीपीआर, ठीक है। हमने चौथा स्टेप देख लिया था, चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स। पांचवा स्टेप है हाई क्वालिटी सीपीआर। देखो, हाई क्वालिटी सीपीआर क्या होता है? जो कुर्सी वाला सीपीआर है वो हाई क्वालिटी नहीं है। हाई क्वालिटी सीपीआर के कुछ कंपोनेंट है, कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो मिलने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारे सीपीआर देने नहीं देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले सीपीआर का सीक्वेंस हम लोग देखेंगे, है ना। हमने बात करी थी चोकिंग, है ना। चोकिंग, अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस और चोक कर रहा हो, तो अब आप क्या करेंगे भाई? 1 लाख रुपए का सवाल है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, चोक कर रहा है, क्या करो? कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं सीएबीडी सीक्वेंस। सीएबीडी सीक्वेंस क्या होता है? बहुत बार पढ़ा है आपने, मुझे यकीन है। सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफेब्रिलेशन, है ना। सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और डिफेब्रिलेशन, ये अपने सीएबीडी सीक्वेंस की 4 चीजें हैं। सबसे पहले क्या करना है? अरे सर्कुलेशन नहीं रहे फूटा डोलो, कंप्रेशन। याद भी नहीं दिलाते हो, कुछ गलत लिख देता हूँ तो। सर्कुलेशन उधर देखते हैं, एबीसीडी वो वाला एबीसीडी नहीं है। यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन सबसे पहले आएगा। सबसे पहले हमको चेस्ट कंप्रेशन देने होता है। चेस्ट कंप्रेशन क्यों देने होता है? जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस मिलता है तो हम लोग ये मानते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसके पेशेंट के अंदर जो ब्लड फ्लो, जो भी ब्लड है, उस ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम उस ऑक्सीजन को उसके पूरे ऑर्गन्स को डिलीवर करते हैं, उसके बाद देते हैं, ठीक है। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, 30 कंप्रेशन आपने दे दी है पेशेंट को, ठीक है।
उसके बाद एयरवे देखेंगे। एयरवे कैसे देखेंगे? बीएलएस दे रहे हैं, हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, मुंह खोल के देखेंगे, अगर कुछ विजिबल दिख रहा है तो उंगली डाल के उसको निकाल देना है। ये मैं आपको एनएचएस की गाइडलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर विजिबल कुछ भी है तो आपको क्या करना है, दो गाइडलाइंस है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एनएचएस जो है, ये आपको विदेश वाली चीजें पढ़ाना है पड़ा ना। तो देखो, एनएचएस ये कहता है कि एक तो चोकिंग में आपने हेमलिच मैनवर कर दिया है, हेमलिच मैनवर एब्डोमिनल थ्रस्ट आपने किया, वो तो किया कॉन्शियस पेशेंट, रेस्पॉन्सिव पेशेंट के अंदर। अनकॉन्शियस पेशेंट भी तो हो सकता है ना कि भाई चोक करके अनरेस्पॉन्सिव हो गया हो। तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन देने के बाद में एयरवे खोल के देखना है, एयरवे के अंदर कुछ भी विजिबल दिखता है तो आपको उसको बाहर निकाल देना है, नहीं तो उसके बाद ब्रीथ डिलीवर करनी है ना। उसके बाद आपको पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है और डिफिब्रिलेटर का यूज करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कंपोनेंट एक के बाद एक पढ़ ही लेते हैं कि कंपोनेंट क्या है। हाई क्वालिटी सीपीआर, सीपीआर को हाई क्वालिटी सीपीआर कब कहेंगे? तो देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्रेशन रेट। कंप्रेशन रेट का मतलब क्या है? 100 टू 120 कंप्रेशन 1 मिनट। 100 से 120 कंप्रेशन देने 1 मिनट के अंदर, ठीक है। कंप्रेशन डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो डेप्थ की बात हम तीनों में ही कर लेंगे, एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर, है ना। तो देखो, डेप्थ एडल्ट में, चाइल्ड में और आपका इन्फेंट में, ठीक है। अडल्ट 2 इंच, चाइल्ड 2 इंच और इन्फेंट के अंदर 1.5 इंच। सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूं, 5 सेंटीमीटर अडल्ट, 5 सेंटीमीटर चाइल्ड और 4 सेंटीमीटर इन्फेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना चेस्ट रिकॉइल। चेस्ट रिकॉइल का मतलब क्या होता है? जब मैंने एक बार चेस्ट को दबाया, उसके बाद फुली एक्सपेंड होने दूंगा। ऐसा नहीं कि यही 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 चलता रहे मामला, ठीक है। आप पूरे तरीके से चेस्ट को रिकॉइल होने दोगे, पेशेंट के ऊपर लीन नहीं करोगे, झुक के खड़े नहीं रहोगे ऐसे दबा के उसको, है ना। एक कंप्रेशन के बाद में आपको हट जाना है, लेकिन ये काम इतना क्विकली होता है कि पूरे तरीके से चेस्ट को रिकॉइल होने दोगे, फिर से कंप्रेस करोगे, फिर रिकॉइल, फिर कंप्रेस। तो ये हाई क्वालिटी सीपीआर का एक कंपोनेंट है कि आपको चेस्ट को फुल रिकॉइल होने देना है ना। देखो, अलाउ फुल चेस्ट रिकॉइल। आफ्टर ईच कंप्रेशन, ठीक है। कैसे इसको प्रिवेंट करोगे आप, मतलब कैसे इसको बना के रखोगे रिकॉइल को? आपको लीन नहीं करना है। डू नॉट लीन ऑन चेस्ट। चेस्ट के ऊपर लीन नहीं करना, झुके हुए नहीं रहना, है ना। देखो, उसके बाद मैं बात करूं कंप्रेशन फ्रिक्शन की। कंप्रेशन फ्रिक्शन क्या होता है? कंप्रेशन फ्रिक्शन का मतलब है, जैसे मान लो मैंने 10 मिनट तक सीपीआर दिया, तो 10 मिनट सीपीआर के अंदर 8 मिनट तक मुझे चेस्ट कंप्रेशन करने मिनिमम, ठीक है। तो जो मिनी 80% टाइम है वो चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए आपका थ्रू आउट सीपीआर। जितनी देर भी आप सीपीआर दे रहे हो उसका 80% टाइम तक हमको क्या है, मिनिमम चेस्ट कंप्रेशन करना ही करना है। उसके अंदर एक जो डेप्थ है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉइल भी होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, जब भी आदमी की जान बचेगी। ऐसे ही आपको भगवान नहीं कहा जाएगा, ठीक है। देखो, चेस्ट कंप्रेशन, सॉरी, कंप्रेशन फ्रिक्शन का मतलब होता है मिनिमाइज इंटरप्शंस, aim more than 80% chest compression time of
टोटल सीपीआर ड्यूरेशन, है ना। टोटल जितनी भी देर तक सीपीआर दे रहे हैं उसका 80% टाइम तक हमको क्या करना है, हमको उसके 80% टाइम तक चेस्ट कंप्रेशंस देने होते हैं, ठीक है। मिनिमाइज पॉज का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई रुकना मना है, बीच में बार बार रुकना नहीं है। कब कब रुक सकते हैं, रुक कब कब सकते हैं, तो देखो पॉज कब लिया जा सकता है, ड्यूरिंग ब्रीथ, ठीक है। जब आप मरीज को सांस दे रहे हो, खुद सांस ले रहे हो जब नहीं रहे दो, जब मरीज को सांस दे रहे हो तब लिया जा सकता है ना। उसके बाद में अगर दो रेस्क्यूअर हैं, रेस्क्यूअर जब आप स्विच कर रहे हो यानी कि जो आदमी कंप्रेशन दे रहा था वो ब्रीथ देगा, जो ब्रीथ दे रहा था वो कंप्रेशन देगा, इन दोनों को जब आप एक्सचेंज करोगे उस टाइम पे रुक सकते हो ना। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ रिदम, एनालिसिस ऑफ रिदम ये एईडी करता है बेसिकली। आपके पास कुछ ऐसा तो है नहीं जिससे आप उसकी रिदम का एनालिसिस करो, और आप उसके लिए ट्रेंड भी नहीं हो, तो जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिवाइस है उसको रिदम को वो करेगा। तो ये जब भी रिदम असिस्ट करेगा तो आपसे कहेगा स्टैंड क्लियर, एनालाइजिंग द रिदम, अंग्रेजी में बोलेगा, ठीक है। तो आपको स्टैंड क्लियर हो जाना, मरीज दूर हट जाना है जब वो रिदम को इंटरप्रिटेट करेगा ना। ऐसा नहीं हो कि आप मरीज को पकड़ रखा है और वो उसकी जगह आपके रिदम को समझ ले, है ना। सॉरी, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं इसके इलेक्ट्रोड, है ना। तो आपके रिदम को भी मरीज की रिदम समझ सकता है, तो आपको स्टैंड क्लियर रहना है, आपको दूर हट जाना मरीज से जब वो रिदम को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। या फिर ड्यूरिंग डिलीवरिंग द शॉक, एईडी क्या कर रहा है, शॉक डिलीवर कर रहा है ना, डिलीवरिंग द शॉक। अच्छा, मिनिमाइज पॉज का मतलब क्या है कि पॉज है ना वो हमेशा, एक चीज बड़े बड़े उसमें ध्यान रखना, ये लेस देन 10 सेकेंड का होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप, इन चारों में से कोई भी काम कर रहे हो, 10 सेकंड के अंदर अंदर वो काम होना चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड से ज्यादा लिया इसका मतलब आपने झंडा जोड़ी कर दिया उस आदमी का, ठीक है। तो ये हाई क्वालिटी सीपीआर का कंपोनेंट है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि आपका हाथ की पोजीशन क्या है ना। हाथ की पोजीशन क्या रखनी है कि मेरे भाई सेंटर ऑफ चेस्ट, मैं आपको पहले लिख देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ये। सेंटर ऑफ चेस्ट में रखनी है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है। इसके अलावा यूज हील ऑफ हैंड, वन हैंड, है ना। हील ऑफ वन हैंड मतलब इसका इस्तेमाल करना है, पूरी हथेली का इस्तेमाल नहीं करना है। लोअर स्टर्नम के ऊपर हमको इसको प्रेशर अप्लाई करना है ना। देखो, नॉन डोमिनेंट हैंड के ऊपर डोमिनेंट हैंड रख करके हील से प्रेशर अप्लाई करना क्यों करना है, पूरे हाथ को ऐसे रख कर फिर दबाओगे तो क्या होगा, उससे रिब्स टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिब्स तो सीपीआर में टूटती हैं लेकिन लास्ट में टूटते हैं, तुम पहले ही तोड़ दोगे, ठीक है। तो हमको जो प्रेशर है वो पूरा पूरा हील पे रखना है, और हील किसके ऊपर रखनी है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम के ऊपर रखनी है। ये होगा पोजीशन आपके हाथ की, इसके अलावा कुछ भी रखोगे सीपीआर इफेक्टिव नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, वेंटिलेशन का क्या है, अगर वेंटिलेशन आपको देना है तो वेंटिलेशन कैसे दोगे, बहुत बार, बहुत सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में ना। वेंटिलेशन का रेशो होता है 30:2। अडल्ट, अडल्ट में एक रेस्क्यूअर हो चाहे दो रेस्क्यूअर हो, रेशो वेंटिलेशन का और कंप्रेशन का 30:2 ही होता है। चाइल्ड की बात करता हूं, 30:2, चाइल्ड, वन रेस्क्यूअर, एक ही आदमी देने वाला है
तो 30/2 रहेगा, और अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15/2 रहेगा। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या करना है, एक रेस्क्यूअर है तो 30/2, और अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15/2 का रखना है ना। अब देखो, एक चीज का और ध्यान रखना कि वेंटिलेशन में जब मैं ब्रीथ दे रहा हूं तो ब्रीथ का मिनिमम ड्यूरेशन 1 सेकंड होता है ना। 1 सेकंड तक मुझे ब्रीथ देनी है, 1001 ये होता है 1 सेकंड। और उसके अंदर भी इफेक्टिव ब्रीथ जब मानी जाती है जब आपको विजिबल चेस्ट इन्फ्लेशन दिखे, है ना, चेस्ट रेज दिखे, छाती ऊपर उठती हुई दिखनी चाहिए जब आप ब्रीथ दे रहे हो। ठीक है, अच्छा क्या करना है, अवॉइड ओवर वेंटिलेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, ओवर वेंटिलेशन नहीं करना। ओवर वेंटिलेशन करोगे तो क्या है, थोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा, थोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा, वीनस रिटर्न घटेगा, तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, ओवर वेंटिलेशन, ओवर वेंटिलेशन का मतलब है, ओवर वेंटिलेशन लीड टू increased thoracic pressure and decreased venous return, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ओवर वेंटिलेट मरीज को नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 30:2 चल रहा है, अभी तक हमने एडवांस एयरवे का यूज नहीं किया। जैसे ही हम एडवांस एयरवे का यूज करेंगे तो हर 6 सेकंड के अंदर एक ब्रीथ देनी है आपको। ठीक है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 दबा दो। ठीक है, हाँ, चेस्ट कंप्रेशन रेशो मैंने आपको बता ही दिया है, वही वेंटिलेशन वाली कहानी है इसकी भी, है ना, सेम ही है, 30:2 रखना है। और अगर एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 रहेगा, बच्चे के अंदर 2 रेस्क्यूअर हैं तो आपका 15:2 रहेगा, है ना। उसके बाद में डिफेब्रिलेशन की टाइमिंग क्या है, डिफेब्रिलेशन की टाइमिंग है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई एईडी। एईडी के अंदर तो पैड आते हैं ना, जो चिपका देते हैं अपनी चेस्ट के ऊपर, है ना, तो उन पैड को आपको एक बार चिपका देना है, उसके बाद में उनको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, उनको हटाना ही नहीं है जब तक पेशेंट, कि जिस आदमी को एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ दोबारा भी हो सकता है, एक बार जिस आदमी को कार्डियक अरेस्ट हुआ उसको दोबारा भी हो सकता है, तो आपको उसको अपने आप हटाना नहीं है। अस्पताल में पहुंच जाए, आईसीयू में चला जाए, या फिर आपका जो है पोस्ट रेसिस्टेटिव केयर के अंदर चला जाए, तब वो अपना आप समझ लेंगे उस चीज़ को, आपको नहीं हटाना। आप बीएलएस कर रहे हो, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी आप नहीं हो, है ना। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मैंने कंप्रेशन शुरू कर दिए थे, लेकिन मैंने एक आदमी को पहले बोला था, जो नीली शर्ट वाला था, उसको मैंने बोला था, आपको ध्यान हो तो, भैया 108 पे फ़ोन कर दे, एईडी ले आ। ठीक है, वो आदमी एईडी ले आया है। अब जब मैं दे रहा था कंप्रेशन वम्प्रेशन, इसके बीच में भी अगर वो ले आया है तो भी आपको उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, भैया तू आ जा पहले। ठीक है, एईडी का क्या कहानी है, सबसे पहले पावर ऑन द एईडी। ठीक है, एईडी के अंदर पावर बटन होता है, तो आपको पावर ऑन एईडी। ठीक है, इसमें कुछ लिखने का एक्शन कुछ नहीं है, आपका पावर बटन ऑन करना है ना। पावर बटन को ऑन कर दिया, उसके बाद में एक्सपोज एंड प्रिपेयर द चेस्ट, तुरंत शर्ट के बटन खोलने, है ना। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर राम कहानी ऐसी है कि जो एईडी है उसके साथ में एक पाउच आता है, पाउच के अंदर सीजर्स होते हैं, और सीजर है, रेजर है आपका, और गॉज पीसेस भी होता है ना, ड्राई गॉज पीस होता है। तो देखो क्या करना है, एक्सपोज एंड प्रिपेयर द चेस्ट। सबसे पहली चीज क्या है कि हम सीपीआर दे रहे, ये काम भी 10 सेकंड में ही होगा, काम 10 सेकंड से ज्यादा कोई नहीं लेगा। अगर किसी ने कुछ ऐसा पहना हुआ है तो उसको कट कर दो, शर्ट पहनी हुई उसको तुरंत हटा दो, है ना। हटाने के बाद में एक्सेसिव हेयरी चेस्ट है तो रेजर दिया हुआ है, रेजर का इस्तेमाल को सिर्फ उस एरिया में जहां पर हमको पैड लगाना है। अगर एक्सेसिव हेयरी चेस्ट है तो नहीं। इसके अलावा
अगर पेशेंट वेट है, ठीक है, ड्राउनिंग का केस है, डूब रहा था, तो उसको ड्राई उससे पूछ लेना है जहां पर हमको लगाना है। पूरे शरीर को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कितना पूछना है जहां पर पेड अप्लाई करना है ना। देखो, इसके अंदर एक्सपोज एंड प्रिपेयर चेस्ट का मतलब क्या होता है, रिमूव क्लॉथिंग, ठीक है, इसके साथ साथ ड्राई चेस्ट और शेव हेयर इफ एक्सेसिवली हेयरी। बहुत ज्यादा ही बाढ़ है, अनिल कपूर ही है कोई, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हटा देना है ना। अटैच पैड, पैड अटैच करने, पैड अटैच कहाँ करना होता है, दोनों पैड के ऊपर ही फोटो बना हुआ होता है, कहाँ लगाना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, दो पैड होते हैं, बाईपोल होते हैं, बेसिकली दो होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोड, है ना। तो सबसे पहला राइट अपर चेस्ट, और दूसरा लेफ्ट लोअर चेस्ट। ठीक है, एक चेस्ट लगाया आपने इधर, पैड है ना, ये राइट हो गया आपका, और दूसरा लगाया आर्म पिट के नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में प्लग इन पैड कनेक्टर, उसकी जो लीड है उसको कनेक्ट करना है, कुछ में पहले से कनेक्ट आती है, कुछ में कनेक्ट करना पड़ता है ना। क्या लिखूं इसको यार। अच्छा, अगर जरूरत हो तो आपको कनेक्ट करना है, नहीं तो कुछ में कनेक्टेड ही आता है, इफ रिक्वायर्ड टू डू सो, अगर ऐसा करना जरूरी है तो आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्टैंड क्लियर फॉर एनालिसिस। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो वो है रिदम, उसको भी एनालाइज कर सकता है, तो एईडी में से अपने आप ही आवाज आएगी, स्टैंड क्लियर एनालाइजिंग द रिदम, है ना। ठीक है, ये शाउट करेगा, तेज आवाज निकालेगा कि स्टैंड क्लियर एनालाइजिंग द रिदम, रिदम को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग, है ना, आप दूर हट जाइए, ठीक है। अब देखो, क्लियर का मतलब मरीज से तुरंत दूर हट जाना है, ठीक है। अब देखो, डिलीवर शॉक इफ एडवाइस, अब ये एनालाइज करेगा, अगर शॉकेबल रिदम होगी तो ये कहेगा कि एडवाइज्ड शॉक, है ना, या फिर उसके अंदर एक शॉक का बटन होता है, उसकी बत्ती जल जाएगी, जल जाएगी, और ये तेज से बोलेगा एडवाइज्ड शॉक, प्रेस शॉक बटन, इस तरीके की इसमें से आवाज आने लगेगी, या फिर ये खुद ही शॉक डिलीवर कर देगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर इस कंडीशन में मरीज को टच नहीं करना है, हालांकि करंट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बाईपोल होता है, एक से करंट निकलेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड में जाके टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मरीज को हाथ नहीं लगाना है ना। अच्छा, मुझे बताओ, मरीज अगर गीला है, पेशेंट वेट है, तो शॉक दे सकते हो क्या, दे सकते हैं, ठीक है। वही बात, जहां बस वो जो पैड है ना, वो पानी में डूबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गीला है चलेगा, उस जगह को पहुंच दो, शॉक डिलीवर कर दो। अच्छा, पेशेंट प्रेग्नेंट है, जो हमारा विक्टिम है वो प्रेग्नेंट है, शॉक दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हैं ना। अगेन, वो आपके थोड़े से के नीचे नहीं जाएगा, करंट जो है वो एक पोल से आएगा और दूसरे पोल पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम शॉक इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं हर कंडीशन में। लोहे के सरफेस पर है, दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। क्यों दे सकते हैं, अगेन वही, एक पोल से निकलेगा, दूसरे पोल पर टर्मिनेट हो जाएगा, डीसी है ये, ठीक है, एसी नहीं है जो आप सबको झुंझुना देगा। तो क्लियर ये बात, लेकिन फिर भी मरीज को टच नहीं करना है, आपकी किस्मत खराब हुई, वो कहवा कर रहा है ना कि ऊंट पे बैठा ने भी कुत्तों काट ले, तो वो अड़ी खानी है, आपकी किस्मत खराब हुई तो बगल में सीपीआर आपको देना पड़ेगा फिर, तो आपको टच नहीं करना है ना। इसके अंदर क्या है, देखिए, हम छठे स्टेप पर थे, प्रेस शॉक बटन इफ एडवाइज्ड,
यहाँ से मशीन ने अपना काम जो है वो टेक ओवर कर लिया। अगर मशीन ने कहा शॉक दो तो दो, ठीक है। शॉक नॉट एडवाइजेबल, ठीक है, शॉक नहीं दे सकते, रिदम शॉकेबल नहीं है। क्या करना है, तुरंत सीपीआर शुरू कर देना है, ठीक है। अगर मशीन ने शॉक दिया चाहे नहीं दिया, तुरंत सीपीआर शुरू कर देना है। सीपीआर कैसे देना है, 30:2 में देना है, 5 साइकिल, ठीक है। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ। कितनी बार करना है, 5 बार। कितनी देर में होना चाहिए, 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर जब आप ये पूरा कर लोगे, उसके बाद मरीज को असेस करोगे किसके लिए, उसके बाद मरीज को असेस करोगे आप पल्स और ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली। आफ्टर शॉक, डिलीवरी और नॉन शॉकेबल रिदम। दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपको क्या कर देना है, तुरंत के तुरंत सीपीआर शुरू कर देना है फॉर 2 मिनट्स तक। 2 मिनट तक सीपीआर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजली का झटका दिया अब देखूं बचा कि नहीं बचा, नहीं। आपको पूरे 2 मिनट तक सीपीआर देना है, उसके बाद में देखना है ना, उसके बाद में देखना है। अब जब मैंने पैड लगा रखे हैं, पैड मुझे हटाना ही नहीं है, पैड लगा रखे हैं, तो पैड लगाने के बाद में 2 मिनट के बाद में फिर आपको चिल्ला के बोलेगा कि दूर हट जाइए, मैं रिदम को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एनालाइजिंग द रिदम, स्टे क्लियर। 2 मिनट के बाद में ये कहेगा। ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक रेस्क्यूअर नहीं आ जाता। क्लियर, जब तक रेस्क्यूअर्स नहीं आ जाते हैं तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। वो अपने हिसाब से शॉक डिलीवर करता रहेगा, आप लोग कंप्रेशन देते रहोगे ना। देखो, यूज एडी एंड कंटिन्यू सीपीआर कैसे करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि डू 2 मिनट सीपीआर एंड देन एनालाइज पल्स एंड ब्रीथिंग, ठीक है, और एनालाइज रिदम। क्लियर, ये करना है हर 2 मिनट के बाद में। अगर एईडी उपलब्ध है तो एईडी क्या करेगा, रिदम एनालाइज करेगा, या तो शॉक डिलीवर करेगा, या फिर आपसे कहेगा भैया आ जाओ, ठीक है। कब तक करना है, ये काम कब तक करना है ना। कंटिन्यू अंटिल, कब तक करना है, देखो, अंटिल हेल्प अराइव्स। पहला केस तो एम्बुलेंस आ गई, या फिर अस्पताल में तो कोर्ट ब्लू टीम आ गई, जब तक करना है, ठीक है। दूसरा नंबर, विक्टिम विक्टिम ने साइंस ऑफ लाइफ शो किए, यानी कि पल्स और ब्रीदिंग लौट आई उसकी, तब भी आप रोक सकते हो, है ना। रोकने के बाद रिकवरी पोजीशन में देंगे, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन दे देंगे पेशेंट को, है ना। और तीसरे नंबर पे यू आर टू एग्जॉस्ट, कंटिन्यू। अरे आप थक गए, हालांकि थकना मना है, लेकिन आप इतना थक गए कि अगर आप नहीं रुके तो आपको सीपीआर की जरूरत पड़ जाएगी, तब भी आपको सीपीआर रोक देना है। अमूमन भारत में एम्बुलेंस आने में बहुत समय लगता है, ठीक है। देखो, आइडली तो हम लोग क्या करते हैं कि 20 मिनट के बाद अबॉर्ट कर देते हैं सीपीआर को, है ना। अगर आप फील्ड में हैं और 20 मिनट तक आपने सीपीआर किसी पेशेंट को दिया, इफेक्टिव सीपीआर जो मैंने आपको बताया, ये पूरी की पूरी आपने सारी चीजें फॉलो की 20 मिनट तक, और पेशेंट के अंदर साइंस ऑफ लाइफ देखने के लिए नहीं मिले, आप एईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप सीपीआर अबॉर्ट कर सकते हैं ना। यानी कि 2-2 मिनट वाले 10 साइकिल आपने कर दिए तो आप सीपीआर बंद कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। पेशेंट को ब्रेन डैमेज हो चुका है। अच्छा, देखिए, और क्या हो सकता है कि टू एग्जॉस्ट टेड के अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोग तो वैसे ही थके हुए हैं, है ना, तो यहाँ थक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहां थक जाओगे तो सॉरी कह सकते हो। यहाँ थक गए तो मामला सामने वाले के जीवन का है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए, है ना। आप सीपीआर दे के देखना, आप 1 मिनट में ही थक जाओगे, आपको देना है 20 मिनट।
अगर आप एक रेस्क्यूअर हो तो आपको 20 मिनट सीपीआर देना ही देना है। तो ये वाली चीजें हैं, इस तरीके से जो बीएलएस है हमारा वो यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ बेटा, 1 घंटे 2 घंटे हो गए अपने क्लास लेते हुए ना। राम कहानी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। एसीएलएस क्या होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी नहीं दे सकता। इसके लिए इस पर ये सर्टिफाइड है ना। जो आदमी सर्टिफाइड होगा वही दे पाएगा, है ना। जिस आदमी को नॉलेज है वो दे पाएगा। बीएलएस सारे हेल्थ केयर वर्कर दे सकते हैं, इतना सबको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है ना। इसके अलावा मैं तो समझता हूँ पुलिस वाले जो होते हैं, एनडीआरएफ जो होती है, जो प्राइमरी रेस्पॉन्डर्स हैं, फायर फाइटर्स जो होते हैं, वो सारे के सारे आपको बीएलएस दे सकते हैं। ठीक है, बीएलएस और एसीएलएस मैंने आपको बता दी डिफरेंस। देखो मेजर डिफरेंस क्या है, बीएलएस के अंदर कोई दवा इस्तेमाल नहीं होती है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है ना। दूसरा, जो डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं वो एईडी होता है, यानी कि वो मशीन ऑटोमेटिक चलती है। मशीन आपको चलाएगी ना कि आप मशीन को। जबकि जो एसीएलएस है उसके अंदर आप मशीन को चलाओगे, आप उसको बताओगे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर मशीन आपको बताएगी क्या करना है ना। ये मेन चीजें हैं ना। थोड़ी सी ट्रेनिंग हार्ड होती है, इसकी ट्रेनिंग वो होती है, इसमें स्किल बेसिक होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांस स्किल्स होते हैं ना। देखो ये सारी चीजें हो गई है ना। अब मैं बात करूंगी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट के किसी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट ही बंद हो जाना, ठीक है। जो हार्ट अटैक है वो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। जबकि जो आपका कार्डियक अरेस्ट है वो कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर कोई इम्पल्स नहीं है, या फिर जो इम्पल्स है वो बीट के लिए इनफेक्टिव है, यानी उससे हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है जो इम्पल्स उसके अंदर है ना। तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस हो गया। अच्छा, सीपीआर किसको देना है, जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। और बेसिकली कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ ही होते हैं, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट है ना। तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो लगभग हर केस के अंदर क्या होता है, यही होता है, कार्डियक अरेस्ट ही होता है। अखबार में आप एक ही चीज पढ़ो, कार्डियक अरेस्ट। लेकिन कार्डियक अरेस्ट सबको होता है, मरेगा आदमी जब जब उसको कार्डियक अरेस्ट होगा, समझ रहे हो। मुंडी अलग हो जाए वो बात अलग है किसी की, लेकिन मेजर कॉज क्या है, कार्डियक अरेस्ट की है ना। अच्छा, स्टेप की तुरंत क्विकली बात कर लेते हैं कि बीएलएस के स्टेप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले वेरीफाई सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्यों करना है, कि कहीं कहानी ऐसी ना हो जाए कि आपके चक्कर में, मरीज के चक्कर में आप सलट जाओ, ठीक है। रोड पे हटा लेना है, सांप काट लिया हटा लेना है, आग लगी है बाहर निकाल लेना है उसमें से, है ना। वहीं देने लग जाओ तुम, चढ़ जाओ उसकी छाती पर, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। रेस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। कुछ महापुरुष क्या है कि बिना ये कन्फर्म किए कि मरीज को देना भी है कि नहीं देना, चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेस्पॉन्सिव अगर है तो उसका प्रोटोकॉल अलग है, अगर नॉन रेस्पॉन्सिव है उसका प्रोटोकॉल अलग है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव है तो आपको एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी और जो एक्सपोजर है वो चेक करना है। क्यों करना है, प्राइमरी असेसमेंट है, आप हेल्थ केयर वर्कर है, आप ये कर सकते हैं ना। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी असेसमेंट में सैंपल टेस्ट करते हैं। सैंपल का मतलब क्या होता है, साइन एंड सिम्टम एस, एलर्जी ए, एम से मेडिसिन यूज, पी से पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, एल से लास्ट ओरल इनटेक, और ई से इवेंट प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, है ना। इवेंट प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। यानी कि विक्टिम के विक्टिम बनने से पहले क्या हुआ था वो आपको पता कर लेना है ना। इसके बाद में देखो, अगर पेशेंट नॉन रिस्पॉन्सिव है तो हमको इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना है। कैसे करना है बेटा, अडल्ट के अंदर तो आप क्या करोगे, पहले 108 पे फोन करोगे, अगर आप अकेले हैं तो, है ना। अगर आप भीड़ में हैं तो आप किसी को भी बोल दोगे भैया आप ऐसा कर दीजिए, वो लोग कर देंगे ना। और अगर आप क्या है कि जो हमारे अकेले हैं और आपके सामने एडल्ट है, तो आप पहले फ़ोन करेंगे फिर सीपीआर शुरू करेंगे ना। लेकिन अगर आपके सामने एक बच्चा है तो आप पहले उसको सीपीआर देंगे 2 मिनट तक, उसके बाद में फ़ोन करेंगे ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग और पल्स चेक करने की, लेस देन 10 सेकंड के अंदर साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। कैसे करोगे, अडल्ट के अंदर कैरोटिड, यानी 1 साल से ऊपर के जो भी आदमी है उसके अंदर कैरोटिड चेक करोगे, नीचे के आदमी की ब्रेकियल चेक करोगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं किसी आदमी की। ब्रीदिंग चेक करने के लिए कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, दोनों चीज़ों के अंदर आपको देखना है। पेशेंट को बताना नहीं है, अगर कॉन्शियस है तो बताना नहीं है मैं तेरा ब्रीदिंग काउंट कर रहा हूँ, है ना। और अनकॉन्शियस है तो आपको
देखना है, फील करना है, उसकी चेस्ट रेज को देखना है, या आदमी सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में हाई क्वालिटी सीपीआर, सीपीआर के अंदर मैंने आपको बता दिया था, सीपीआर के अंदर देखो सीएबीडी सीक्वेंस होता है। सबसे पहला कंप्रेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग और फिर डिसेबिलिटी, है ना। कंप्रेशन पहले क्यों देते हैं? पहले से उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उसी को पहुंचा देते हैं, है ना। ब्रीदिंग, सॉरी, एयरवे क्या है? एयरवे क्यों मेंटेन करना है? एयरवे मेंटेन करना है, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हेड को टिल्ट करना है, फिर चिन को लिफ्ट करना है ना। अब हमने जो एडल्ट कॉन्शियस चोकिंग थी उसके अंदर देख लिया था कि हेमलिच मैनवर करते हैं ना, एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, उसके बाद में पेशेंट जो है आपका चोकिंग निकाल देते हैं ना। जबकि एनएचएस ये कहता है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आप कंप्रेशन दोगे, उसके बाद में क्या है, थोरेसिक प्रेशर की वजह से कुछ अगर अटका होगा तो बाहर आएगा। तो हमको देखना है मुंह में, अगर विजिबल है तो उंगली डाल के निकाल देना है, अगर विजिबल नहीं है तो कुछ नहीं करना, उंगली नहीं करनी है, विजिबल नहीं है ना, ठीक है। ब्रीदिंग की मैं बात करूं, ब्रीदिंग डिलीवर करनी है, कैसे डिलीवर करनी है? इफेक्टिव ब्रीदिंग का मतलब है 1 सेकंड ब्रीद होना चाहिए और विजिबल चेस्ट रेज होना चाहिए, छाती ऊपर उठनी चाहिए आदमी की, इसका मतलब आपकी ब्रीदिंग सही है ना। डिफेब्रिलेशन, यहाँ पर एईडी की बात करें तो डिफेब्रिलेशन एईडी से देते हैं, एईडी खुद असेस कर लेता है कि शॉकेबल रिदम में देना है कि नहीं देना, है ना। हाई क्वालिटी सीपीआर के यही कंपोनेंट है, बेसिक कि कितना डेप्थ होना चाहिए, किस जगह कंप्रेस करना है, तब तो मतलब है, नहीं तो कोई लेना देना नहीं, है ना। एईडी की बात करूं, एईडी का इस्तेमाल कैसे करना है? एक तो एईडी का ध्यान रखना है कि राइट प्लेसमेंट करना है। दूसरा, जब भी आप किसी पेशेंट को रिदम एनालाइज हो रही है तो दूर हट जाओ, और शॉक दे रहा है तो वो दूर हट जाओ, दोनों कामों में दूर हटना है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एईडी वापस डिस्कनेक्ट नहीं करना है जब तक कि पेशेंट सुरक्षित हाथों में नहीं चला जाए, ठीक, हेल्प आ जाए या फिर आईसीयू वगैरह में जब शिफ्ट हो जाए उसके बाद वो समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले तक आपको एईडी एक बार कनेक्ट करने के बाद डिस्कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। अगर मैं 7वें नंबर की बात करूं, 7वां स्टेप था हमारा यूज एईडी एंड कंटिन्यू सीपीआर। सीपीआर कब तक कंटिन्यू करेंगे? अमूमन फील्ड के अंदर 20 मिनट तक सीपीआर दिया जाता है ना, ये कहीं गाइडलाइन नहीं है लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है, ठीक है। 3 कंडीशन है, या तो हेल्प आ जाए, है ना, तब आप सीपीआर बंद कर सकते हैं, या फिर पल्स और ब्रीदिंग लौटाए आदमी की, तब सीपीआर आप रिज्यूम कर सकते हैं ना। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा थक जाए, बहुत ज़्यादा थक जाएं, वैसे तो वही बात है कि आप थक तो जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं। पर अगर आप अकेले रेस्क्यूअर हैं और आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं कि आप सीपीआर अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको सीपीआर होल्ड कर देना है ना, अबॉर्ट कर देना है, सीपीआर वहीं बंद कर देना है, ठीक है। बेटा, ये आराम कहानी बहुत लंबी हो गई है, इतना तो अपना जो पीसी है वो नहीं सपोर्ट कर पाएगा। तो 2 घंटे की क्लास हुई है, इसके बाद में हम लोग अगले में पढ़ेंगे आपका एसीएलएस, उसके बाद एडवांस एयरवे मैनेजमेंट, है ना। कुछ क्लासेस कंटिन्यू होंगी, एक आध क्लासेस और होंगी इसकी, तब जाके हमारा एएलएस बीएलएस पूरा होगा, है ना। आज हमने इतना सब पढ़ लिया, लास्ट सेशन करेंगे क्वेश्चन सेशन, है ना। 40-50 क्वेश्चन लेंगे अच्छे अच्छे, और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस क्लास के लिए तो बस इतना ही है ना। थैंक यू।